नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। आजमगढ़ के रौनापार क्षेत्र के पालिया गांव में पुलिस और ग्रामीणों के बीच विवाद का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। एक तरफ कांग्रेस के नेता इस मामले को लेकर दलितों के साथ धरने पर बैठ गए हैं, वहीं मायावती भी गांव में बीएसपी नेताओं का प्रतिनिधिमंडल भेजने वाली हैं। यानी आजमगढ़ के रौनापार इलाके में सियासी पारा गर्म होने लगा है। कांग्रेस पार्टी के धरने पर बैठने पर पुलिस अधीक्षक का कहना है कि पुलिस पर हमला हुआ और इस मामले में राजनीति ठीक नहीं है। तो 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। धरने पर कांग्रेस पार्टी बैठ जाती है। माना जा रहा है कि एक दबंग है, छेड़खानी का उस पर आरोप है। गुंडा प्रवृत्ति का वो व्यक्ति है जो छेड़खानी का जिस पर गंभीर आरोप है, उसकी शिकायत कई बार हुई और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है तो ये लोग एकजुट हो जाते हैं। और दूसरी तरफ आपने देखा कि मायावती भी आज एक ट्वीट करती हैं और वो बाकायदा कहती है कि बीएसपी जो है अपना प्रतिनिधिमंडल भेजेगी इस पूरे मामले को लेकर। वो अपने आप को दिखाती है कि ये लोग पीड़ित हैं और इनके साथ गलत व्यवहार हो रहा है, जबकि पुलिस जब उसको पकड़ने के लिए जाती है तो वहां पर पुलिस पर ही पथराव होता है, पुलिस के साथ बुरा व्यवहार होता है। रौनापार पर सियासत अब क्यों हो रही है, सवाल यही उठाया जा रहा है। पुलिस अधिकारी ने साफ तौर पर कहा कि ये गलत है, उचित नहीं है। इस पर पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि ये गलत है, पुलिसकर्मियों पर हमला होता है और इस पूरे मामले पर राजनीति करना ठीक नहीं है। तो मायावती भी इस मामले में काफी एक्टिव हो गई हैं। गांव में बीएसपी का प्रतिनिधिमंडल भेजने का फैसला किया है उन्होंने। आजमगढ़ पुलिस द्वारा पालिया गांव की पीड़ित दलितों को न्याय देने के बजाय उन पर ही अत्याचारियों के दबाव में आकर खुद भी जुल्म ज्यादती करना, उन्हें आर्थिक नुकसान पहुंचाना अति शर्मनाक है। उन्होंने ट्वीट किया, वो हम आपको दिखा रहे हैं। और सरकार इस घटना को शीघ्र संज्ञान लेकर दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई व पीड़ितों की आर्थिक भरपाई करे, ये मायावती ने कहा है। साथ ही मायावती ने पूर्व एमएलए के नेतृत्व में गांव में बीएसपी का प्रतिनिधिमंडल भेजने का फैसला भी किया है। इससे पहले प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट कर सरकार से मुआवजे की मांग की है। आजमगढ़ रौनापार के पलिया गांव में यूपी पुलिस द्वारा दलित परिवारों पर हमला करने की खबर आ रही है। कई मकानों को तोड़ा गया, सैकड़ों पर मुकदमे दर्ज किए गए। इस सरकारी अमले की दलित विरोधी मानसिकता का परिचायक है। तत्काल दोषियों के ऊपर कार्रवाई हो और पीड़ितों को मुआवजा दिया जाए, ये वो मांग कर रही है। अभिषेक हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अभिषेक से बातचीत करते हैं। अभिषेक, आप हमें अभी की वहां की स्थिति बताइए और एक बार फिर से जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उन्हें पूरा मामला भी बता दीजिए। जी जिन्नत, निश्चित तौर पे आपको बताएंगे 30 जून की शाम वहां पर आजमगढ़ के एसपी को सूचना मिलती है कि वहां का एक दबंग प्रधान है जो सोहदे टाइप का है और आए दिन वहां से गुजरने वाली लड़कियों के साथ छेड़खानी करता है, छीटाकसी करता है। जिसके बाद आजमगढ़ के कप्तान वहां 2 पिकेट के सिपाही खड़ा करते हैं और उनसे गोपनीय रिपोर्ट मांगते हैं। अभी वहां सिपाही पहुंचे ही थे, तभी वहां दबंग प्रधान पहुंचता है और वहां से गुजरने वाली लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर देता है, छीटाकसी शुरू कर देता है। तभी उनके परिजन जो होते हैं वो विरोध करते हैं इस बात का और उनको मारने पीटने लगता है। तभी दोनों सिपाही पहुंचते हैं, उस पूरे घटना का वीडियोग्राफी करने लगते हैं। दबंग प्रधान की इतनी मनबड़ाई थी कि वो तुरंत अपने समर्थकों के साथ पुलिस पर ही हमला बोल देता है। 2 सिपाहियों को बुरी तरीके से मारकर अधमरा कर देता है, जिनको जिला अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां से उनकी हालत को गंभीर देखते हुए वाराणसी रेफर कर दिया गया है। जिसके बाद लगातार वहां पर कांग्रेस पहले पहुंचती है, राजनीति शुरू करती है और गैंगस्टर के पक्ष में जो है दलितों को भ्रमित करके उनको भी धरने में शामिल कर लेती है और दलितों का हमदर्द बनने का कोशिश करती है। कल प्रियंका गांधी आजमगढ़ के एसएसपी की कार्रवाई को लेकर सवाल खड़ा करती है और दलितों की हितैषी बनकर एक पोस्ट करती है। उसके बाद आज खुद बसपा सुप्रीमो मायावती ट्विटर पे आती हैं और एक ट्वीट करते हैं। आजमगढ़ पुलिस आपसे बात करेंगे। पुलिस कर्मियों की तरफ से भी जो पक्ष आया, आइए वो सुनते हैं एक बार। 29/6 को शायद लगभग 6:30 बजे मुन्ना पासवान और उसके साथियों द्वारा पलिया बाजार में आती जाती लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की जा रही थी। वहाँ पर एक स्थानीय व्यक्ति लिटन विश्वास उनका वीडियो बनाने लगा। इस पर मुन्ना पासवान और उसके साथियों द्वारा उसके साथ गंभीर मारपीट की गई, जिससे वो बेहोश हो गए। इस सूचना मिलने पर तत्काल पास के पीठ पर 2 हेड कांस्टेबल मुखराम यादव और विवेक त्रिपाठी मौके पर पहुंचे। उनके साथ भी बीच बचाव करने पर उनके साथ भी मुन्ना पासवान और उसके साथियों द्वारा गंभीर मारपीट की गई,
उक्त जिससे विवेक त्रिपाठी को गंभीर चोटें आई और उनके से कॉपरेशन करके उनकी जान बचाने के से कॉपरेशन करना पड़ा। इन उक्त दोनों घटनाओं के संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और अभियुक्त गिरफ्तारी लगातार दबी दी जा रही। सभी अभियुक्त अपने घरों से फरार। तो पुलिस का कहना है कि पुलिस कर्मियों पर पथराव हुआ, जो कि सरासर गलत था। लेकिन अगर हम विपक्षी पार्टियों की बात करें तो वो यहां पर दलितों पर अत्याचार की बात करें और राजनीति इस पर गर्म हो रखी है। कल मोदी कैबिनेट की बैठक से पहले नए राज्यपाल बनाए गए हैं। कई राज्यों के तकरीबन 8 राज्यों के राज्यपाल जो हैं वो बनाए गए हैं। PS श्रीधरन पिल्लई मिजोरम के नए गवर्नर होंगे। सत्यदेव नारायण आर्य त्रिपुरा के नए गवर्नर होंगे। रमेश बैस झारखंड के नए गवर्नर होंगे। थावरचंद गहलोत कर्नाटक के नए गवर्नर बनाए गए हैं। बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा के गवर्नर बनाए गए हैं। हरिबाबू कुंभमपति मिजोरम के गवर्नर बनाए गए हैं। मंगूभाई छगन भाई पटेल जो है वो मध्य प्रदेश के गवर्नर बनाए गए हैं। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हिमाचल के गवर्नर बनाए गए हैं। तो ये बड़ी तब्दीली और पहली बार ऐसा हुआ है कि 8 गवर्नर जो हैं 8 राज्यों को मिले हैं और ये काफी बड़ा फैसला माना जा रहा है, क्योंकि सुबह से हम जिक्र भी कर रहे थे कि कैबिनेट में विस्तार होगा, कुछ लोगों को गवर्नर बनाया जाएगा, कुछ के पद जो हैं वो बढ़ाया जा सकता है, प्रमोशन, तो कुछ का पद घटाया जा सकता है, कुछ को संगठन में भेजा जा सकता है। बड़ी तब्दीलियां, और ये माना जा रहा था कि जो चुनाव आने वाले हैं जिन राज्यों में, उसका भी खासतौर से ख्याल होगा। 18 से 22 मंत्री और बनाए जाएंगे। 81 की पूरी संख्या है, करने की पूरी कोशिश होगी यहाँ पर। और जो एकदम से जो तब्दीलियां हो रही हैं, तो 8 नए राज्यपाल बनाए गए हैं जिनकी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि अगले 24 घंटे से 48 घंटे में मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। कल यानी बुधवार को पीएम मोदी कैबिनेट की बैठक होगी। इसके लिए पीएम मोदी ने 8 जुलाई तक पहले से निर्धारित सभी बैठकों को टाल दिया है। सूत्रों से खबर यह भी आ रही है कि संभावित मंत्रियों को दिल्ली का न्योता दे दिया गया है। मोदी मंत्रिमंडल में करीब 22 नए मंत्री शामिल किए जा सकते हैं। ये भी खबर है कि मोदी की नई टीम में यूपी और उत्तराखंड के कई चेहरे शामिल हो सकते हैं, जिसमें युवा चेहरों को मौका मिल सकता है। साथ ही यूपी बिहार में सहयोगी पार्टियों को भी जगह मिल सकती है, जिसमें अपना दल की अनुप्रिया पटेल, या आपने देखा कि प्रवीण निषाद का जिक्र होता है। बिहार में जेडीयू के साथ लोजपा के पारस गुट को भी शामिल किया जा सकता है। ये भी चर्चाएं हैं। तो ऐसी बहुत से मंत्री हैं जिनके पास एक से ज्यादा मंत्रालय हैं, काफी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, तो हो सकता है कि उसमें भी कुछ तब्दीलियां हो। तो बेहद ही महत्वपूर्ण इस विस्तार को माना जा रहा है। चुनावी लिहाज से भी जिन राज्यों में आने वाले हैं, कुछ आपने देखा कि जो एनडीए के घटक थे वो भी छिटक गए। शिवसेना की बात करें या फिर हम अकाली दल की बात करें, तो उस लिहाज से भी जो बाकी के जो घटक दल हैं वो नाराज ना हो, इस बात का ख्याल रखा जाएगा। राज्यपाल जो बनाए गए वो भी हमने आपको जानकारी दी, और माना जा रहा है कि कुछ मंत्रियों को की जिम्मेदारी बदली जा सकती है और हो सकता है कि उन्हें संगठन में भी भेजा जाए। और काम के आधार पर प्रधानमंत्री जो है वो समीक्षा भी कर रहे हैं, मंत्रियों के कामकाज का लेखा जोखा भी देख रहे हैं। ये भी जानकारी आ रही है। तो मोदी सरकार में कई मंत्रियों के पास अभी एक से ज्यादा मंत्रालय हैं। देखिए इनमें कौन कौन से लोग हैं, हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन 3 मंत्रालय उनके पास, पीयूष गोयल उनके पास भी 3 मंत्रालय हैं। नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें, उनके पास 4 मंत्रालय हैं। रविशंकर प्रसाद 3 मंत्रालय उनके पास है। जितेंद्र सिंह के पास 4 मंत्रालय हैं। प्रकाश जावड़ेकर उनके पास भी 3 मंत्रालय हैं। प्रहलाद जोशी उनके पास भी 3 मंत्रालय हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर सुहेलदेव बहुजन समाज पार्टी के मुखिया ने बेतुकी बयानबाजी की है, जिसके बाद कई राजनीतिक दलों ने एसबीएसपी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के बयान पर कड़ा एतराज जताया है। लेकिन कांग्रेस ने इसी बहाने बीजेपी पर निशाना साधा। पार्टी प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा है कि राजभर जैसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। राजभर ने बीजेपी नेताओं के डीएनए को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था। ओम प्रकाश राजभर जी भारतीय जनता पार्टी के पुराने साथी हैं। लगता है कि वो सारे संस्कार भी भारतीय जनता पार्टी से ही सीख करके आए हैं क्या? असभ्यता के बयानों की घनघोर निंदा होनी चाहिए। ऐसे असभ्य बयानों का तिरस्कार होना चाहिए। सारा भारत एक है, सारे भारतीय एक हैं। मोहन जी भागवत के बयान पर राजनीतिक टीका टिप्पणी जरूर हो, लेकिन असभ्य टीका टिप्पणी से परहेज होना चाहिए।
अयोध्या दौरे पर पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को रुदौली में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। केशव मौर्य यहां शुजागंज में रामअचल गुप्ता की मूर्ति का अनावरण करेंगे। बता दें कि रामअचल गुप्ता ने राम जन्मभूमि आंदोलन में अपना बलिदान दिया था और उन्हें याद जो है वो इसी वजह से किया जा रहा है, उनके योगदान को सराहा जा रहा है। तो केशव प्रसाद मौर्य जो हैं वो रुदौली पहुंच चुके हैं और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। शुजागंज में रामअचल गुप्ता की मूर्ति का अनावरण करेंगे। कार सेवक रहे हैं रामअचल गुप्ता और उनका बहुत बड़ा योगदान है इस पूरे आंदोलन में और इसी वजह से जो है केबी शुक्ला हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए लाइव। केबी शुक्ला, जरा आप हमें बताइए वहां पर अभी आप क्या देख पा रहे हैं? देखिए, आपको हम बता दें कि रुदौली विधानसभा क्षेत्र में डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने जो राम जन्मभूमि आंदोलन में बलिदान दिया था, जिनको गोली से लगी उनकी मौत हुई थी, उनकी मूर्ति का अनावरण आज डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने किया है। शुजागंज में ये मूर्ति लगाई गई है। उसके बाद वो सीधे अवध विश्वविद्यालय आएंगे, जहाँ पर अयोध्या मंडल के जो 5 जिले हैं उनकी 996 परियोजनाओं का जो उनका लोकार्पण करना है, शिलान्यास करना है। थोड़ी देर में ये अवध विश्वविद्यालय पहुंचेंगे। यहाँ पर करीब जो है वो 1478 की परियोजनाएं हैं जो यहाँ समर्पित करनी है, यहाँ की जनता को यहाँ देना है उनको। ये अब तक की सबसे बड़ी सौगात होगी। जो 996 जो परियोजनाएं हैं जो 5 जिलों की हैं, अयोध्या, बाराबंकी, अमेठी, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, ये 5 जिले हैं जहाँ की ये परियोजनाएं आज जो है इसका लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। कुल मिला के 14 अरब 78 करोड़ की लागत से इन परियोजनाओं का शिलान्यास और जो लोकार्पण आज होगा। डिप्टी सीएम थोड़ी देर में यहाँ अयोध्या पहुंचेंगे। हालांकि अभी रुदौली कार्यक्रम में है वो, वहाँ पर जो है स्वर्गीय रामअचल गुप्ता जो बलिदानी है राजनीतिक आंदोलन की, उनकी मूर्ति का अनावरण किया है। वहाँ एक छोटी सी सभा को संबोधित भी किया और थोड़ी देर में डिप्टी सीएम केशव मौर्य यहाँ अयोध्या जो है अवध विश्वविद्यालय के परिसर पहुंचेंगे। जी बिल्कुल। और एक चीज और अभी पहुंचेंगे, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक चीज बताइएगा कि ये माना जा रहा है कि जो योजनाएं हैं, अरबों रुपए का जिक्र हो रहा है, अयोध्या बिल्कुल ही बदल जाएगी। क्या बड़े बदलाव जो है आप वहां पर देख पा रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा चर्चा है इसकी? जी बिल्कुल। चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे प्रदेश सरकार हो, सबका ध्यान जो अयोध्या रामनगरी पर है। अयोध्या का कायाकल्प करना है। चाहे वो 1200 एकड़ में जो नव अयोध्या बन रही है उसकी बात करें, चाहे वो वैदिक सिटी बन रही है उसकी बात करें, या राम जन्मभूमि की आसपास जो क्षेत्र हैं उसकी विकास की बात करें। राम मंदिर तो निर्माण शुरू हो चुका है। तो कुल मिला के अयोध्या का एक नया स्वरूप तैयार करना है। जो प्राचीन अयोध्या थी, त्रेता युग की अयोध्या थी, उसकी याद दिलानी है। तो कुल मिला के जो जितने अयोध्या के आसपास राम मनगमन मार्ग हो उस पर रामायणकालीन जो है वहाँ दृश्य बनने हैं। तो सब मिलाकर अयोध्या के ऊपर पूरी सरकार का ध्यान है। बिल्कुल। और हम देख रहे हैं कि देशभक्ति गाने जो हैं वो भी बज रहे हैं आपके पीछे। जैसे ही उप मुख्यमंत्री पहुंचेंगे हम जानकारी देंगे। बहुत शुक्रिया आपका केबी शुक्ला तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ के गोमती रिवर फ्रंट घोटाले के मामले में सीबीआई ने देश भर के 40 ठिकानों पर छापेमारी की है। सीबीआई ने इस मामले में 2 जून को नई एफआईआर दर्ज की थी। 2017 से अब तक इस मामले में 190 लोगों पर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। इस घोटाले में 95% बजट खर्च करने के बाद भी काम नहीं हुआ था। इसको लेकर बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सीबीआई जांच में जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। संदेश है कि भ्रष्टाचार की जड़ें चाहे जितनी गहरी हों, बहुत अधिक समय तक उसे कोई न छिपा सकता है, न उसे कोई बचा सकता है। और सीबीआई ने मामले को दर्ज किया। सीबीआई जांच कर रही है। जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। सरकार ने सीबीआई को यह केस पहले ही सौंप दिया है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। हेडलाइंस के प्रायोजक एसी चाहिए वैल्यू प्लस आइए। वैल्यू प्लस रिश्ता। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। गाजियाबाद में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। कविनगर थाना पुलिस ने केंद्रीय मंत्रियों की आवाज निकालकर फ्रॉड करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये लोग अधिकारियों पर ट्रांसफर, पोस्टिंग समेत दूसरे काम कराने को लेकर दबाव बनाते थे। पकड़े गए आरोपियों के नाम बागपत के रहने वाले हर्ष और विक्रांत हैं। दोनों 12वीं पास बताए जा रहे हैं। ये लोग फर्जी आईडी पर खरीदे गए सिम कार्ड से नेताओं की आवाज में अधिकारियों को कॉल करते थे। आरोपी हर्ष मिमिक्री के जरिए पहले नेता का पीए बनकर अधिकारी को कॉल करता था और बाद में खुद ही नेता बनकर बात करता था। ऐसे ही एक मामले में हर्ष ने केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह की आवाज में सिंचाई विभाग के सीएमडी को फोन कर एक इंजीनियर के गाजियाबाद ट्रांसफर के लिए दबाव बनाया था।
सीएमडी को शक होने के बाद उन्होंने जनरल वीके सिंह के कार्यालय में संपर्क किया, तब जाकर फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। इसके बाद वीके सिंह के कार्यालय के प्रतिनिधि की शिकायत पर कविनगर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कविनगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार करा है, जिनका नाम विक्रांत और हर्ष है, जो कि थाना छपरौली जिला बागपत के रहने वाले हैं। ये दोनों ही व्यक्ति फर्जी सिम कार्ड लेकर केंद्रीय राज्य मंत्रियों की आवाज़ निकालकर अधिकारियों को फ़ोन कर उन पर दबाव बनाते थे। इन दोनों से पूछताछ करने में पता चला है कि इन लोगों ने केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान एवं केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह की आवाज़ निकालकर अधिकारियों को फ़ोन करा है। तहरीर मिलने के बाद इस पर मुकदमा लिखा गया है एवं इन दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। आगे की आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाए। और अमित हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हैं। अमित, ये तो अपने आप में बहुत बड़ा खुलासा है, और अब एक और प्रश्न ये कि क्या सिर्फ जनरल वीके सिंह ही थे या फिर और भी नेताओं के नामों का गलत इस्तेमाल इन्होंने किया है? जी, आपको बताना चाहूंगा, ये दोनों ही लोग जो गिरफ्तार किए गए हैं, इनका नाम हर्ष और विक्रांत है और दोनों बागपत के ही निवासी हैं। पूर्व में भी इसमें हर्ष जेल जा चुका है, पहले भी इसी तरीके से फर्जी सिम लेकर और ये नेताओं की आवाज निकालकर अपना रोप गालिब करने के बाद काम कराया करता था। इस बार भी ऐसा ही हुआ। अधिशासी अभियंता का मऊ ट्रांसफर हो गया था और उसको बताया गया था कि उनकी पत्नी को कैंसर, इस चलते उनका ट्रांसफर गाजियाबाद कर दें। इस बात को लेकर ये प्रेशर बना रहे थे और जनरल वीके सिंह का नाम लेकर किया जा रहा था ये तमाम चीजें। जब इस बात को लेकर संशय हुआ तो इसके बाद वीके सिंह के कार्यालय के में संपर्क किया गया। उनके प्रतिनिधि ने बताया कि ऐसा तो कुछ मामला है नहीं, और उसके बाद प्रतिनिधि की तरफ से ही एक एफआईआर दर्ज कराई गई और दोनों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। अब पुलिस इस बात की तफ्तीश और कर रही है कि ऐसे अन्य कितने और लोग हैं जिनके ऊपर उन्हें इस तरीके से फर्जी सिम निकालकर और नेताओं की मिमिक्री करने के बाद, उनकी नकली आवाज निकालने के बाद अपने काम निकाले हैं और रोक गालिब किया है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो इनकी क्राइम हिस्ट्री पहले से है, इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि क्या इन्होंने और भी लोगों के साथ, और भी नेताओं अधिकारियों के साथ इस तरह का फ्रॉड तो नहीं किया है। और आज की एक और बड़ी खबर आपको बता दें तो टूल किट मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्विटर को फटकार लगाई। दिल्ली हाई कोर्ट में ट्विटर ने अपनी गलती मानी है, नए आईटी नियम का पालन नहीं किया ट्विटर ने। नए ग्रीवांस अधिकारी की नियुक्ति क्यों नहीं हुई, ये हाई कोर्ट ने पूछा। नए अधिकारी की नियुक्ति में कितना समय लगेगा, ये भी पूछा। 8 जुलाई को ट्विटर को हाई कोर्ट में अपना पक्ष रखना होगा। तो एक बार फिर से ट्विटर जो है वो कटघरे में है, क्योंकि वो नए नियम नहीं मान रहा और लगातार गलतियां हो रही है। और आपने देखा टूल किट को लेकर कितना विवाद हुआ था, किस तरह से असामाजिक तत्व जो है वो एक्टिव हुए थे। आपने देखा किसान आंदोलन और किस तरह से प्रदर्शन हुए, सरकार की छवि खराब करने की कोशिश होती है, माहौल खराब करने की कोशिश होती है, और उसमें टूल किट का बहुत बड़ा रोल होता है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, मोदी कैबिनेट में जल्द फेरबदल। 8 जुलाई को 10:30 बजे कैबिनेट की बैठक है, मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा होगी। मोदी कैबिनेट में शामिल होंगे 22 नए मंत्री। ये बहुत बड़ी खबर है और लगातार आपको न्यूज़ 18 अपडेट भी करा रहा है। चाहे मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया का जिक्र करें, उत्तर प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो लगातार नेताओं के मिलने का सिलसिला शुरू रहता है। आपने देखा पिछले महीने मुलाकात होती है। उत्तराखंड में माना जा रहा है कि तीरथ सिंह रावत, यूं तो मुख्यमंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन उन्हें भी शामिल किया जा सकता है। ऐसी भी चर्चाएं चल रही हैं, सूत्रों के हवाले से ऐसी खबरें आ रही हैं। यतेंद्र शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। यतेंद्र, अब प्रश्न यही है कि वो कौन से 22 लोग होंगे जिन्हें जगह मिलेगी कैबिनेट में? देखिए, बिल्कुल करीब 2 दर्जन सांसदों को मंत्री बनाया जाना और कुछ मंत्रियों को हटाया जाएगा, जिसमें से एक नाम सामने आ चुका है। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत को राज्यपाल कर्नाटक का बनाया गया। राष्ट्रपति कार्यालय से इसकी सूचना भी जारी हो गई और अब देखना है कि कितने लोगों को इसमें से हटाया जाएगा, क्योंकि बाकी के लोगों को इसमें एडजस्ट किया जाएगा। करीब 2 दर्जन नए चेहरों को इसमें जगह दी जा सकती है, जिसमें उत्तर प्रदेश में, क्योंकि विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश से भी कुछ बड़े नाम लिए जा सकते हैं। जाट आंदोलन जिस तरह से चल रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जिसका काफी असर है, तो ऐसे में उनकी नाराजगी को दूर करने के लिए हालांकि एमओएस संजीव बालियान है, उनका कद बढ़ाया जा सकता है, या 1-2 नाम और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से
लिए जा सकते हैं। ऐसी पूर्वांचल से भी एक दो नाम हो सकते हैं, सहयोगी संगठन अपना दल से भी अनुप्रिया पटेल का नाम चल रहा है, लेकिन कल तक तस्वीर साफ हो पाएगी, क्योंकि आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने हिमाचल दौरे से आज शाम को दिल्ली वापस लौटेंगे और उसके बाद देर रात को या कल सुबह से जो संभावित चेहरे हैं उनसे वो मुलाकात करेंगे, चाय पर एक एक करके उनको बुलाया जाएगा। और उन्हें है कि इन लोगों को जानकारी दे दी गई है और ये इन लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। कल मीटिंग है, कल की मीटिंग के बारे में और टाइमिंग के बारे में जरा बताइएगा। देखिए, मैं वही बता रहा हूँ, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज शाम को हिमाचल दौरे से वापस दिल्ली लौटेंगे। संगठन महामंत्री बीएल संतोष के यहाँ से एक एक करके सभी को फोन जाने शुरू हो गए हैं। सभी को पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ उनकी मुलाकात होगी। एक एक करके अध्यक्ष नड्डा अपने आवास पर जो संभावित चेहरे हैं उनको बुलाएंगे और मोदी मंत्रिमंडल विस्तार की जानकारी देंगे। और परसों यानी कि 8 जुलाई को सुबह 10:30 बजे मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। नेटवर्क